हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी की प्रैक्टिस क्लास, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें अत्यंत सहायक होगी। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है श्रेष्ठ, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वर्ण करने योग्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वरदान और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है शरीर। तो वर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा। पहले प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर। शरीर शब्द जो दिया गया है वो वर का अनेकार्थी नहीं होता है, बल्कि शरीर के लिए हम देह शब्द का प्रयोग करते हैं। देह होता है शरीर का अनेकार्थी शब्द। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक होता है जब। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया किसी को कुछ दिए जाने का बोध होता है। तीसरा ऑप्शन किसी के पुकारने का संकेत मिलता है। चौथा ऑप्शन किसी के साथ संबंध होने का बोध हो। तो संप्रदान कारक कहाँ पर होता है। संप्रदान कारक होता है जब किसी को कुछ दिए जाने का बोध होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी को कुछ दिए जाने का बोध होता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। किसी वस्तु के अलग होने का भाव अपादान में प्रकट होता है। किसी को पुकारने पर संबोधन होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है ये प्रश्न, इसीलिए आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आनुषंगिक हमें बताना है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। पहला ऑप्शन अनुषांगिक, दूसरा ऑप्शन अनुसंगिक, तीसरा ऑप्शन आनुषंगिक और चौथा ऑप्शन आनुषांगिक। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि शुद्ध वर्तनी में आनुषंगिक किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुषंगिक। षटकोण वाला शाह होता है और बड़ा आ होता है। ध्यान से देखकर जाना है। इस प्रश्न को पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आपको यहीं पर सही का टिक लगाना है या टिक मार्क करके अपने OMR में भरना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया शब्द, दूसरा ऑप्शन पद, तीसरा ऑप्शन ध्वनि, चौथा ऑप्शन वाक्य। तो यहाँ पर हमसे सार्थक लघुतम इकाई जिसका अर्थ निकले, सा अर्थक मतलब कि जिसका अर्थ निकलता हो, सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शब्द जो होता है वो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रत्येक में संधि होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों से बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया वृद्धि संधि, दूसरा ऑप्शन यड़ संधि, तीसरा ऑप्शन स्वर संधि और चौथा ऑप्शन व्यंजन संधि। तो प्रत्येक में हमारी कौन सी संधि होगी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस एक बनता है और यहाँ से छोटी ई और ए मिलकर या का निर्माण करते हैं और यहाँ पे हमें छोटा ए दिया है तो एक मात्रा आ जाती है, वही यहाँ जाके प्रति में जुड़ जाता है और प्रत्येक हो जाता है। तो मैंने आपको ये ट्रिक के माध्यम से भी बता रखा है कि आधा अक्षर हो और उसके बाद में या और बा हो तो वहाँ पर यड़ संधि होता है, या फिर नियम के माध्यम से जब ई और ए मिलकर या का निर्माण करें वो भी हमारी यड़ संधि के अंतर्गत आती है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप किस प्रकार से इसको देखते हैं। ट्रिक मैंने बताई है, आधा अक्षर उसके बाद में या और वाह होगा तो वहां पर यड़ संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यड़ संधि प्रत्येक में होती है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा होगा। पहला ऑप्शन का और खा, दूसरा ऑप्शन चा और छा, तीसरा ऑप्शन पा और फा और चौथा ऑप्शन ढ और ढै। तो उत्क्षिप्त व्यंजन का हमारा जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर डी, ण और ढ हमारे ये उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से शुद्ध वर्तनी का
चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहला ऑप्शन सृष्टा, दूसरा ऑप्शन सृष्टा, तीसरा ऑप्शन सृष्टा और चौथा ऑप्शन सृष्टा। तो हमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी में सृष्टा किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बात करते हैं हम सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सृष्टा जो होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, पेपर में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का आयोग के द्वारा भी माना गया है। तो सृष्टा हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है, शा के बाद में रा होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द क्या है? बुभुक्षा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अंगोछा, दूसरा ऑप्शन भूख, तीसरा ऑप्शन बिच्छो और चौथा ऑप्शन छिलका। तो बुभुक्षा का तत्सम या फिर तद्भव शब्द हमसे पूछा है, तत्सम नहीं पूछा है, तद्भव शब्द हमसे पूछा है, तो वो हो जाएगा हमारा भूख। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भूख को हम तत्सम में बुभुक्षा कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन फर्राटा, दूसरा ऑप्शन अड़ियल, तीसरा ऑप्शन उच्चतर, चौथा ऑप्शन घुमक्कड़। तो यहाँ पे हमें बताना है कि देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो उच्चतर दिया गया है वो हमारा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी हमारे प्रत्यय देशज हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कर्मधारय समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन हमें दिया है गगनचुंबी, दूसरा ऑप्शन पाठशाला, तीसरा ऑप्शन श्वेत पत्र और चौथा ऑप्शन नीलकंठ। तो बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास हमारा ऑप्शन नंबर सी श्वेत पत्र में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि आपको श्वेत पत्र ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी कर्मधारय समास के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन इसको अधिकतर बहुब्रीहि समास के अंतर्गत मानते हैं और श्वेत पत्र हमारा पूरी तरह से कर्मधारय समास के अंतर्गत आ रहा है, इसीलिए इसको हमने सही माना है। अन्यथा अगर श्वेत पत्र की जगह कुछ और विकल्प में होता तो नीलकंठ शब्द हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत जाता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। पहला ऑप्शन धुआं, दूसरा ऑप्शन संध्या, तीसरा ऑप्शन भत्ता, चौथा ऑप्शन धावा। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी संध्या। संध्या शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी धुआं, भत्ता और धावा पुल्लिंग है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बेपथु कैसा अनुभाव है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है आंगिक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वाचिक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सात्विक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है बौद्धिक। तो बेपथु हमारा अनुभाव है सात्विक अनुभाव। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सात्विक अनुभाव होता है हमारा बेपथु। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, शोभित कर नवनीत लिए घुटरनि चलत रेणु तन मन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? एक बार फिर से पंक्ति को पढ़ेंगे अच्छे से। शोभित कर नवनीत लिए घुटरनि चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। हमें बताना है यहाँ पर कौन सा रस है। पहला ऑप्शन श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन हास्य रस, तीसरा ऑप्शन करुण रस, चौथा ऑप्शन वात्सल्य रस। तो यहाँ इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी के बचपन की वर्णन किया जा रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि घुटने चल रहे हैं वो। तो जहाँ पर भी बाल्यावस्था बच्चों का वर्णन होता है वहाँ हमारा वात्सल्य रस होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन पंक्तियों में वात्सल्य रस दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन बिन मांगे सलाह देना, दूसरा ऑप्शन दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, तीसरा ऑप्शन बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, चौथा ऑप्शन दूसरों की बात को शीघ्र ही मान लेना। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे इसका अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर
हो जाएगा। और ये कहावत हमारी गांव में बहुत ज़्यादा लागू होती है। जब भी कोई अपना कार्य करता है तो दूसरा व्यक्ति आकर उसे बहुत सारी बातें बताता है। अगर वो कुछ खरीद के भी लेके आता है तो उससे कहते हैं कि तू वहाँ जाके ज़्यादा पैसे दे आया, मेरे से कहता तो मैं तुझे कम में दिला देता। तो दूसरे को उपदेश देना बहुत ही आसान होता है। ये हमारा इसका अर्थ है, दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना अर्थ है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भगीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन साधारण प्रयत्न है ये, दूसरा ऑप्शन असाधारण प्रयत्न है, तीसरा ऑप्शन लगातार प्रयत्न करते रहना और चौथा ऑप्शन आराम करना। तो भगीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी असाधारण प्रयत्न हो जाएगा। असाधारण प्रयत्न होता है भगीरथ प्रयत्न का अर्थ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन योजक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन अल्प विराम, तीसरा ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह, चौथा ऑप्शन है पूर्ण विराम। तो जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार टूट जाएं, तो वहां हमारा प्रयोग होता है पूर्ण विराम, जिसे कि हम कहते हैं पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पहला ऑप्शन आलोचक, दूसरा ऑप्शन छिद्रान्वेषी, तीसरा ऑप्शन ईर्ष्यालु और चौथा ऑप्शन है अज्ञानी। तो छोटे छोटे काम में त्रुटि जो निकालता है उसके लिए एक शब्द हमारा प्रयुक्त होता है छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, कोई छंद किसमें विभक्त रहता है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है चरणों में, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यति में, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दोनों में और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं छंद की। तो छंद हमारा बटा हुआ रहता है चरणों में और यति दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोनों में ही हमारा विभक्त होता है, कोई भी छंद हो वो। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुराइन के, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रूपक, दूसरा ऑप्शन अतिशयोक्ति, तीसरा ऑप्शन उत्प्रेक्षा, चौथा ऑप्शन उपमा। तो मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुराइन के, इन पंक्तियों में हमारा अलंकार है रूपक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हमें दिया गया है। और आपको जितने भी ये अलंकार के और रस के जो उदाहरण कराए जा रहे हैं, जो आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं, वो आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को भी मिल सकते हैं। क्योंकि हिंदी में बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। वो नए नए उदाहरण और नए नए पंक्तियां कहीं से बनाकर नहीं लाते। पुराने जो आपको उदाहरण दिए जाते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, वही सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। इसीलिए इनको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, काशी में हम प्रगट भये, रामानंद चेताए, ये किसकी पंक्तियां हैं? पहला ऑप्शन है कबीर जी की, दूसरा ऑप्शन तुलसी, तीसरा ऑप्शन सूर जी की और चौथा ऑप्शन रैदास। यहाँ पर कबीर से मतलब कबीरदास, तुलसी से मतलब तुलसीदास, सूर से मतलब सूरदास और चौथा ऑप्शन है रैदास। तो काशी में हम प्रगट भये, रामानंद चेताए, ये पंक्तियां हमारी कबीरदास जी की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमें सही उत्तर दिया गया है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, जो कि है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला ऑप्शन श्री लाल शुक्ल, दूसरा ऑप्शन गोपाल प्रसाद व्यास, तीसरा ऑप्शन रविंद्रनाथ त्यागी और चौथा ऑप्शन हरिशंकर परसाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हरिशंकर परसाई हो जाएगा। हरिशंकर परसाई जी हमारे निठल्ले की डायरी, इन्होंने हास्य व्यंग निबंध लिखा है।
तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 21 प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही धमाकेदार प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।